जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान पर आधारित 215 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में अंतिम प्रैक्टिस सेट, पांचवें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है टेट, सुपर टेट, वीटीसी के साथ साथ अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें विज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए, अब तक हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में 165 प्रश्न हल कर चुके हैं। शेष प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बीजों को जब जल में रखते हैं तो वह फूल बन जाता है, यह किस क्रिया को दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बीजों को जब जल में रखते हैं तो वह फूल बन जाता है, यह किस क्रिया को दर्शाता है? ए अंतःशोषण, बी परासरण, सी अवशोषण और डी श्वसन। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है परासरण, बी, दूसरा ऑप्शन सही है। बीजों को जब जल में रखते हैं तो वह फूल बन जाता है, यह क्रिया परासरण को दर्शाता है। 167वें प्रश्न पे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना? सत्य और असत्य को ध्यान देना है। सत्य है पूछा जा रहा है या असत्य है पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और सारे ऑप्शन को एक दो बार जरूर चेक कर लेंगे, नहीं तो गलत होने की संभावना बन जाती है। ए आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन घटता है, यह सही है या नहीं है वो बताना है आपको। बी कहता है प्रकाश की तीव्रता तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। सी कहता है हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन तेज होता है। और डी कहता है उपरोक्त सभी बात सत्य है। तो क्या सही है वो बताइए। देखिए, हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन तेज होता है, यह बात सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। 167 के लिए सी ऑप्शन सही है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन है। ए कैलिन, बी जिब्रेलिन्स और सी एब्सिसिक अम्ल, डी एथिलीन। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन क्या है वो बताइए। डी ऑप्शन सही है, एथिलीन, है ना। आगे चलिए, निम्न में वृद्धि रोधक हार्मोन्स हैं। ए एब्सिसिक एसिड, बी एथिलीन, सी ऑक्सिन और डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स क्या है वो बताइए। तो एब्सिसिक एसिड भी है और एथिलीन भी है, यानी ए एवं बी दोनों। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, पादपों में स्रावित ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है। पादपों में स्रावित ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है वो बताना है आपको। ए कहता है शीर्ष प्रमुखता, बी कहता है पत्तियों के विलगन को रोकना, सी कहता है अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो इस हार्मोन का कार्य शीर्ष प्रमुखता भी है, पत्तियों के विलगन को रोकना भी है और अनिषेक फल प्राप्त करने में यह सहायक भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी। 170 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 171वें प्रश्न को देखिए, भारत में खाद्यान्न नुकसान का सबसे बड़ा कारण क्या है वो बताना है आपको। भारत में खाद्यान्न नुकसान का सबसे बड़ा कारण है ए खेतों में खरपतवार का उगना, बी पौधों में रोग, सी भंडारण में क्षति और डी कहता है कीड़े मकोड़े द्वारा हानि। तो सबसे बड़ा कारण आपको बताना है खाद्यान्न नुकसान का। तो ए है खेतों में खरपतवार का उगना, ए, ठीक है। अगले देखते हैं, अगला प्रश्न, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ए आलू, बी तंबाकू, सी केला, डी गेहूं। तो मोजेक रोग तंबाकू पौधे में लगता है ना, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, साइट्रस कैंकर रोग किस पौधे में होता है? साइट्रस कैंकर रोग किस पौधे में होता है? ए आलू, बी गन्ना, सी नींबू, डी मूंगफली। तो साइट्रस, साइट्रिक एसिड, कुछ आपको शायद क्लू मिल रहा होगा। साइट्रस कैंकर रोग नींबू, है ना, नींबू पौधे में होता है। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, बीजों को सुषुप्तावस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है। ए एथिलीन, बी एब्सिसिक एसिड, सी ऑक्सिन और डी कहता है जिब्रेलिन। तो बीजों को सुषुप्तावस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 175वां प्रश्न देखते हैं। चलिए, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन है। ए साइटोकाइनिन, बी एथिलीन, सी ऑक्सिन, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन है साइटोकाइनिन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में कौन पौधा कंपानुकुंचनी गति दर्शाता है? निम्न में कौन पौधा कंपानुकुंचनी गति दर्शाता है? ए लौकी, बी सरसों, सी छुई मुई और डी अमरबेल। तो छुई मुई, सी ऑप्शन इसका सही है, वह पौधा कंपानुकुंचनी गति दर्शाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे छुई मुई सही है ना। अगला क्या है? बंकी टाप रोग किस पौधे में होता है? बंकी टाप रोग किस पौधे में होता है ये बताना है आपको। ए कहता है तंबाकू, बी कहता है नींबू, सी कहता है सरसों, डी कहता है केला। तो बंकी टाप रोग केले में होता है, डी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? ए मैग्नीज, बी कॉपर, सी जिंक और डी मॉलिब्डेनम। तो खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, आप जानते होंगे, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आ चुका है। तो 178 का सी ऑप्शन सही है। आगे 179 पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ रोग का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उससे प्रभावित होने वाले पौधे का नाम लिखा हुआ है। आपको ये करना है कि किस रोग का किस पौधे पे प्रभाव पड़ता है वो मैच कराना है आपको। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक कहता है टिक्का, उसके सामने लिखा हुआ है प्रभावित पौधे में गन्ना। दूसरा है विलंबित अंगमारी यानी लेट ब्लाइट, इस रोग को कहते हैं, उसके सामने लिखा है प्रभावित पौधा मूंगफली। तीसरा है श्लथ कैड, जिसको लूज स्मट कहते हैं, इसके सामने प्रभावित पौधे में आलू। और लाल बिगलन यानी रेड रॉट, जिसके सामने लिखा हुआ है प्रभावित पौधे में गेहूं। तो आपको रोग के साथ प्रभावित पौधे को मैच करना है, सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है ना। तो चलिए देखते हैं, टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में, यानी दूसरा सही है। क्या सही है? ए के लिए दूसरा सही है, मैच कराते चलिए। ए के लिए दूसरा सही है मूंगफली। इसके बाद बी के लिए देखते हैं, विलंबित अंगमारी। ये लेट ब्राइट जो होता है ये आलू में होता है। किस में होता है? ये आलू के लिए है। स्लथ कैड, लूज स्मट, ये किस में होता है? तो ये गेहूं से संबंधित बीमारी है, गेहूं इससे प्रभावित होता है। और लाल बिगलन, रेड रॉट, यह जो रोग होता है यह गन्ने को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गन्ने को प्रभावित करता है, इसको, है ना। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी बी ऑप्शन सही है ना। 179 के लिए बी ऑप्शन सही है। तो ध्यान से आप मिलाएंगे इस चीज़ को, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है, ए ऑक्सीन, बी एब्सिसिक एसिड, सी एथिलीन, डी कहता है जिब्रेलिन्स। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है इथिलीन, वेरी गुड, सी ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है? पूछा जा चुका है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ए हिकल, बी केपी माहेश्वरी, सी टेंसले, डी केसी मेहता। टेंसले, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया, सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? ए कंटूर खेती, बी सुपनवत खेती, सी झूम खेती और डी पट्टीदार खेती। तो आप बताइए। कंटूर खेती, पर्वतीय भागों में कंटूर खेती सर्वोत्तम मानी जाती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? ए कंटूर खेती, बी वनीकरण, सी पट्टीदार खेती और डी ये सभी। तो भूमि के संरक्षण के लिए कंटूर खेती भी, वनीकरण भी और पट्टीदार खेती, ये तीनों विधि अपनाई जानी चाहिए। मतलब ये है कि डी ऑप्शन सही है, ये सभी। निम्न में प्राथमिक उपभोक्ता है या है ना, वो आपको बताना है कौन प्राथमिक उपभोक्ता किस श्रेणी में आ जाता है। ए गाय, बी बकरी, सी चूहा और डी कहता है ये सभी। तो आपको बताना है इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन है या कौन है।
तो देखिए गाय भी प्राथमिक उपभोक्ता है, बी बकरी भी है और सी चूहा भी है ना। ये सभी, डी ऑप्शन सही है, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगला चलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता वे कहे जाते हैं जो, तृतीयक उपभोक्ता के बारे में बताना है कि कौन कहे जाते हैं। ए कहता है स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वो कहे जाते हैं। बी जो दूसरों का भोजन छीन कर खाते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता कहे जाते हैं। सी कहता है द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं तथा मांसाहारी होते हैं। डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। तृतीयक उपभोक्ता वे कहे जाते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तथा मांसाहारी होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी में उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो, किसे कहा जाता है वो बताना है। उत्पादक किसे कहा जाता है। ए अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और डी कहता है जो अपशिष्टों को अपघटित करके अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। तो देखिए पारिस्थितिकी में उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बी ऑप्शन सही है। अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण आपको बताना है। ए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कहता है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और डी कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ये प्रश्न कई बार आ चुका है। पर्यावरण का जो पोर्शन होता है टेट के अंदर, प्राइमरी में, प्राइमरी टेट के लिए, तो उसमें भी पूछा जा चुका है कई बार। उसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप। सही उत्तर देने का प्रयास करिए। अम्ल वर्षा का कारण क्या है। एसिड रेन जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल सही है। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण है। सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है। ए सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सीएनजी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए सल्फ्यूरिक ऑक्साइड भी करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करती है। आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत घातक गैस होती है, जिसको आप CO से डिनोट करते हैं। सीएनजी वायु प्रदूषण नहीं करती है। आप जानते होंगे सीएनजी बसों को संचालित किया जा रहा है महानगरों के अंदर, है ना, और इसी को बढ़ावा दिया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। 188 का सी तीसरा सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितनी डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषक मानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए 45, बी 60, सी 65, डी 75। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की अगर हम बात करें तो 45 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो प्रदूषक मानी जाती है। ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये भी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए 5 जून, बी 11 जून, सी 10 दिसंबर, और डी 23 दिसंबर। सही उत्तर बताइए आप। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। ए अतिचारण, बी वनोन्मूलन, सी भूस्खलन, और डी ये सभी। मृदा अपरदन के कारण आपको बताने हैं। तो अतिचारण भी है, बी वन उन्मूलन है ना, ये भी है, सी भूस्खलन भी है ना। इसका मतलब हुआ कि 191 के लिए डी ऑप्शन सही है, ये सभी चौथा सही है। 192 पे चलते हैं। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। ईसीजी का नाम आपने सुना ही होगा। तो ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है गुर्दे की खराबी के लिए, उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता है हृदय की कमजोरी के लिए, तीसरा ऑप्शन कहता है मस्तिष्क की बीमारी के लिए, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा सही है, हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है ना। हार्ट की कमजोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है ईसीजी का प्रयोग, है ना। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है जैव रासायनिक परीक्षण हेतु किसी जीव के कोषाणुओं के टुकड़े तैयार करना। बी कहता है मानव शरीर के ऊतक का प्रत्यारोपण हेतु भंडारण।
सी कहता है जलने के मामलों में विशेष प्रकार से त्वचा चढ़ाना, ग्राफ्टिंग। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो ऊतक संवर्धन क्या है, टिश्यू कल्चर क्या है, वो बताना है आपको। तो जैव रासायनिक परीक्षण के लिए किसी जीव के कोषाणुओं के टुकड़े तैयार करना ही ऊतक संवर्धन है, टिश्यू कल्चर है। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। आगे चलते हैं। वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आखिरी में भी हो सकते हैं, जो आपकी परीक्षा से संबंधित होंगे। तो इसलिए वीडियो आप आखिरी तक देखा करें, सावधानी से देखा करें। एक दो बार प्रैक्टिस सेट को आप हल करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको रिपीट हो जाएंगे, जल्दी याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट हल करना रटने से ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो चलिए 194वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति याद कहाँ होती है वो बताना है आपको। ए मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, बी सेरेब्रम में, सी कार्टेक्स और डी सेरेबेलम। सही उत्तर बताइए। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कार्टेक्स है ना, तीसरा जो है वह सही है, कार्टेक्स में होती है। आगे चलते हैं। 195, शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। क्यों नहीं जमता है, किसकी उपस्थिति की वजह से नहीं जमता, वो बताना है आपको। ए हिपेरिन, बी फाइब्रिन, सी प्लाज्मा, डी हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है हिपेरिन। ए हिपेरिन, पहला ऑप्शन सही है। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? ए एंजाइम्स, बी हार्मोन्स, सी एपिडर्मिस और डी मेलानिन। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? एपिडर्मिस से। सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। आगे चलते हैं, ठीक है। शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक है, क्या आवश्यक है वो बताना है आपको। अधिक आवश्यक क्या है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी कहता है ये सभी। तो अधिक आवश्यक होता है विकास के लिए प्रोटीन। शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक क्या है? प्रोटीन। ए पहला सही है। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है वो बताना है आपको। ए आम में, बी आंवला में, सी नींबू में, डी मिर्च में। तो देखिए विटामिन सी खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है, वो तो सही है, लेकिन यहाँ दो खट्टे पदार्थ हैं, नींबू और आंवला। आम भी खट्टा हो सकता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है, विटामिन सी। बी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है वो बताना है आपको। तो कार्बन, ए ऑप्शन सही है, कार्बन है ना। आगे चलते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? कई बार पूछा जा चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। चलिए, ए कहता है नॉर्मन बोरलॉग, बी कहता है लुई पास्चर, सी कहता है रॉबर्ट कोच और डी कहता है पंचानन माहेश्वरी। तो मुझे लगता है कि आपने गेस कर लिया है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वेरी गुड, नॉर्मन बोरलॉग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आप। अगला देखते हैं। कालाजार की चिकित्सा का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? ए रॉबर्ट कोच, बी यूएन ब्रह्मचारी, सी वैक्समैन और डी रोनाल्ड रॉस। कालाजार की चिकित्सा का पता किसने लगाया? रोनाल्ड रॉस। डी ऑप्शन सही है, इन्होंने ही सबसे पहले इसकी चिकित्सा का पता लगाया था, कालाजार की चिकित्सा का, रोनाल्ड रॉस। डी ऑप्शन सॉरी यूएन ब्रह्मचारी, सॉरी यूएन ब्रह्मचारी। बी ऑप्शन सही है ना, डी नहीं, बी ऑप्शन सही। यूएन ब्रह्मचारी ने कालाजार की चिकित्सा का सबसे पहले पता लगाया था, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 202 प्रश्न की ओर, है ना। पारितंत्र में कवक तथा जीवाणुओं का विशेष योगदान होता है क्योंकि वह ए उत्पादन का काम करते हैं, बी मृत जीवों को सड़ने से रोकते हैं, सी उपभोक्ता होते हैं, डी मृत जीवों के शरीर का अपघटन करते हैं। तो पारितंत्र में जो कवक तथा जीवाणु होते हैं उनका विशेष योगदान इसलिए होता है क्योंकि वे मृत जीवों के शरीर का अपघटन करते हैं। डी ऑप्शन सही है, चौथा सही है।
अगला देखते हैं, मांसपेशियों में निम्न में से किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है। मांसपेशियों में निम्न में से किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है, ये बताना है आपको। ए कहता है पाइरुविक अम्ल, बी कहता है लैक्टिक अम्ल, सी कहता है साइट्रिक अम्ल और डी कहता है यूरिक अम्ल। तो देखिए, मांसपेशियों में जो होता है लैक्टिक एसिड, है ना, यह जब एकत्रित होती है तो थकावट आती है ना। अगला देखते हैं, यहाँ बी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है ये बताना है। ए सोयाबीन में, बी मूंगफली में, सी मटर में, डी चावल में। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका उत्तर बहुत सरलता से दे सकते हैं, आप जानते भी हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वह पाया जाता है सोयाबीन में। ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। आगे चलिए, अस्थि में, हड्डी में किस लवण की अधिकता या अधिक मात्रा होती है वो बताना है आपको, है ना। ए कैल्शियम फास्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम सल्फेट और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट की अधिकता होती है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए 206वें प्रश्न पे चलते हैं। डायबिटीज के रोगी के मूत्र में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है। आपको ये बताना है कि जो शुगर का पेशेंट होता है उसके मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। पहला ऑप्शन कहता है यूरिया की, दूसरा ऑप्शन कहता है कार्बोहाइड्रेट की, तीसरा कहता है शर्करा की और डी कहता है सोडियम क्लोराइड की। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके पेशाब में आप जानते हैं किसकी मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की, है ना। शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, शर्करा जिसको आप कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देखते होंगे उनके पेशाब पे चींटे लगने लगते हैं, है ना। 207वें प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं। भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट है, रसायन विज्ञान के प्रैक्टिस सेट है, कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट हैं और उसके साथ साथ ये जीव विज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराएंगे हम, और इन सारे के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाते हैं। तो आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस किया करिए, है ना। इससे आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे प्रश्नों के आपके अभ्यास हो जाएंगे। एग्जाम में ऐसे प्रश्न जब आपकी आंखों के सामने आएंगे तो जो ऑप्शन होगा वो तुरंत क्लिक कर जाएगा, है ना। तो आप अभ्यास जरूर किया करें, इससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आज देखते हैं 207वां प्रश्न। मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है। ए कहता है यकृत एवं पेशियों में, बी कहता है अमाशय में, सी कहता है अग्न्याशय में और डी कहता है बड़ी आंत में। तो देखिए मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन होता है उसका संचय यकृत एवं पेशियों में होता है ना। पहला सही है, ए ऑप्शन सही है। बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया की कोशिका का एक भाग। बी कहता है पादप कोशिका का परजीवी बैक्टीरिया, सी कहता है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैक्टीरियोफेज क्या है वो बताना है आपको। बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस, है ना। सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। आगे चलते हैं। मानव में अवशेषी अंग है। ए कर्णपल्लव पेशियां, बी दांत, सी कर्णपल्लव और डी कहता है क्षुद्रांत्र। तो मानव में अवशेषी अंग क्या है वो बताना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कर्णपल्लव पेशियां, ए, ये अवशेषी अंग होते हैं मानव में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। केला में एक विशेष पुष्प क्रम होता है। ए हाइपोथेडियम, बी स्पेडिक्स, सी कोरिम्ब, डी पेनिकिल। तो क्या सही है, स्पेडिक्स, बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है ना। आगे चलते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। ऑप्शन है आपके सामने ये, माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी राइबोसोम, डी कोशिका द्रव्य। तो बताइए कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, आगे चलें। निम्न में कौन सांप घोंसला बनाकर रहता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। बताइए निम्न में से कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है। ए नागराज, बी करैत, सी अजगर, डी हाइड्रोफिश। तो देखिए नागराज, ए ऑप्शन सही है, नागराज घोंसला बनाकर रहता है।
अभी तक आपने सुना होगा कि पक्षी ही घोंसला बनाते हैं, पर सांप भी घोंसला बनाता है ना। तो थोड़ा बच के आगे चलें। एक जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ए पादप प्लवक, बी प्राणी प्लवक, सी मछलियां और डी जलीय कीट। तो एक जलीय पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं प्राणी प्लवक। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। एड्स का विषाणु निम्न में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु निम्न में से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? ए रक्त में टी कोशिकाएं, बी मस्तिष्क कोशिकाएं, सी हीमोग्लोबिन और डी कहता है किडनी की कार्यक्षमता को। तो एड्स का जो विषाणु होता है वो रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इस श्रृंखला का अंतिम इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? ए कहता है जनन, बी कहता है कायिक, सी कहता है जनन एवं कायिक दोनों और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? बी दूसरा सही है। क्या सही है? कायिक, दूसरा बिल्कुल सही है। क्लोनिंग पद्धति से कायिक प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। तो इस तरीके से ये 215 प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न भी आपने हल कर लिया है। आशा करते हैं आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को सीखा होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर कर अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट को हल नहीं कर पाए, चाहे वो भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट हो, रसायन विज्ञान का प्रैक्टिस सेट हो, कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट हो या जीव विज्ञान के पिछले प्रैक्टिस सेट हैं, या उसके अलावा अन्य बहुत सारे वीडियो जो हमने बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे इन सभी को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उस वीडियोज को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।